मेयर्स लॉ वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है और मेयर्स लॉ में सीपी यूज़ होता है। अब सीपी, अगर सीपी का तुम्हें नहीं पता होगा तो फिर मेयर्स फॉर्मूले को प्रूफ कैसे करोगे? तुम प्रूफ तो कर लोगे, रट्टा ही मारोगे। तो सीपी और सीवी का मालूम होना चाहिए कि सीपी और सीवी है क्या, तो उसे हम पढ़ते हैं पहले। अब मेयर्स लॉ को स्टडी करने से पहले हम जानते हैं कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। सबसे पहले हीट कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटी से समझ में आता है कि कुछ ना कुछ इसमें एब्जॉर्व करने की कुछ कैपेसिटी है। जैसे कि मेरे पास एक बॉडी है, उस बॉडी में कुछ हीट आ जाती है, उसकी कुछ कैपेसिटी है, मान लीजिए 5 जूल हीट एब्जॉर्व कर सकती है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 5 जूल। जैसे इसको समझिए, इसको लीजिए, ये एक मटेरियल है, इसको मैं अगर पानी में डुबा देता हूँ तो मान लीजिए 5 ग्राम पानी को एब्जॉर्व कर लेता है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, फिर हम दूसरी फॉर्म लेकर के आए, इतनी बड़ी लेकर के आए, उसको हमने पानी में डुबाया, उसने 10 ग्राम एब्जॉर्व करा, तो उसकी हीट कैपेसिटी। हीट की कैपेसिटी भी ऐसे ही है। एक एल्युमिनियम की शीट है, उसको हम हीट देते हैं, हीट एब्जॉर्व कर लेता है वो। फिर एक पानी है, पानी को हीट दीजिए, पानी भी हीट एब्जॉर्व करता है। पानी बहुत अमाउंट में ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर लेता है, तो हीट कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा होती है, जबकि अदर मटेरियल की कम होती है। वो हीट एब्जॉर्व तो करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वापस रेडिएट करना शुरू कर देता है। आयरन को अगर तुम हीट दोगे तो वो रेडिएट करना शुरू कर देगा, एब्जॉर्व नहीं करेगा, वो छोड़ना शुरू कर देगा। ये होती है हीट कैपेसिटी, वाटर की सबसे ज़्यादा होती है। तो हीट कैपेसिटी को नॉर्मली हम यहाँ पर हम हीट कैपेसिटी को एस से लिखेंगे, एस इज इक्वल टू, एंड इट इज डिस्क्राइब एज डी क्यू अपॉन डी टी। इस फॉर्मूले से हम इसको एब्जॉर्व कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। जितनी हमने उसको हीट दी, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हीट को। हीट कैपेसिटी जानना चाहते हैं हम किसी मटेरियल की, तो हमने किसी अमाउंट को हीट दी, किसी मटेरियल को हमने हीट दी, उसका टेम्परेचर राइज अप हो गया, उन दोनों को डिवाइड कर दो, उन दोनों को डिवाइड कर करके आपको हीट कैपेसिटी पता चल जाएगी उस मटेरियल की। सिंपल। यस, ये ओनली अभी इस हीट कैपेसिटी है, किसी भी मटेरियल की हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है खुद एक किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की, और कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होती है सबकी। अब हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग पढ़ रहे हैं तो फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। जैसे एल्युमिनियम की हीट कैपेसिटी अलग होती है, वाटर की अलग होती है, आयरन की अलग होती है, गोल्ड की अलग होती है। तो अगर हम अलग अलग स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम वर्ड यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और पूरे सबके लिए बोल रहे हैं, सभी मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक पर्टिकुलर मटेरियल्स की होगी, एक पर्टिकुलर मैटर की होगी, और हीट कैपेसिटी सबकी होगी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो भी यही बिल्कुल सेम होती है, सेम फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी आल्सो डिपेंड अपॉन दी मास, मास पे भी डिपेंड करती है। हाँ, जैसे कि 1 kg में नंबर ऑफ मॉल्स, आयरन का 1 kg ले गए हम, उसमें नंबर ऑफ मोल्स अलग रहेंगे। फिर हम कॉटन का 1 kg ले गए, उसमें नंबर ऑफ मोल्स अलग रहेंगे। आयरन का 1 kg ले गए तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स अलग रहेंगे। तो हर मटेरियल के यूनिट सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग रहते हैं। तो इसलिए जो हम अमाउंट ऑफ हीट देंगे वो तो सब में डिवाइड होगी, सभी मेंबर को मिलेगी, हर एक मोल को मिलेगी वो हीट कैपेसिटी। तो आप जब जिसमें ज़्यादा है मोल रहेंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, तो उसे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी हमें। तो कहने का मतलब ये है कि हीट कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड भी करती है। तो इसलिए हमारे फॉर्मूले में अभी करेक्शन करना बाकी है। इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें? नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स में बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स लगाएंगे, और केजी में बात कर रहे हैं तो केजी लगा देंगे, ग्राम में बात करें तो ग्राम लगा देंगे। ठीक है, यानी कि मास भी डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक हीट को हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी अपॉन एम। एम भी रहेगा इसमें। अब ये एम क्या है भाई बच्चों?
नहीं, मास है ये। क्या है? मास। और नंबर ऑफ मोल्स में बात कर रहे हो तो m को हटा करके यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लिख दो, सिंपल। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बनाएंगे, देखो इसको यूनिट कर दो, इसको भी यूनिट कर दो, इसको भी यूनिट कर दो, बचा क्या आपके पास? S इज इक्वल टू डी क्यू, मीन्स स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट। और ये हीट कौन सी हीट हमने दी थी? तो स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल हो गई? गिवन हीट, गिवन हीट। और लेकिन कब हुई है? जब आपने यूनिट किया, इन दोनों को यूनिट किया। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर कितना राइज अप करना आपको? 1 डिग्री, यूनिट तभी तो होगा। तो हीट कैपेसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सप्लाई हीट व्हेन द टेम्परेचर इज राइज अप 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास। और अदर लैंग्वेज में, अदर वर्ड्स में कैसे कहेंगे? द स्पेसिफिक हीट इज दैट क्वांटिटी ऑफ हीट विच राइज अप 1 डिग्री सेल्सियस, विच राइज अप 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 kg मैटर या मटेरियल्स। ठीक है, ये होता है। नहीं आई अभी भी बात समझ में? ठीक है, इसको यूनिट कर देंगे। और हमने यहाँ पे ये लगा दिया, अगर म्यू भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, S इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी अपॉन में म्यू। ये अब इसको क्या पढ़ेंगे? अब इसको पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीनों का मतलब समझ में आ गया? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर मटेरियल्स की अपनी स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। अब जैसे कि NCERT बुक्स में एक टेबल इन्होंने बना करके दे रखी है, एक टेबल बना रखी है, जैसे कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की जो स्पेसिफिक हीट होती है 90-100 होती है। यस, एल्युमिनियम की 90-100। और ये है कॉपर की होती है 386। अब आप देख रहे होंगे इसमें डिफरेंट मटेरियल है, इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? 900। क्या मतलब है इनका? इनका मतलब ये है कि अगर आपको एल्युमिनियम के 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज अप करना है तो आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी, जब जाकर के एल्युमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज अप होगा। यस, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको एल्युमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज अप करना है, 1 kg एल्युमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज अप करना है तो 90-100 जूल एनर्जी लगेगी। इतनी हीट कैपेसिटी है उसकी। सेम इसी तरीके से वाटर में देखो, वाटर देखो कितना है, इतनी अमाउंट में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाकर के 1 डिग्री बढ़ेगा। अब 100 डिग्री बढ़ाने के लिए सोचो कितना देना पड़ेगा, है ना? तो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी लार्ज, सबसे ज़्यादा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा हीट चली जाती है, उसके अंदर भर जाती है हीट। और इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए हम फिजियोथेरेपी के लिए वाटर बैग बनाते हैं। बोतल को गर्म किया, फिजियोथेरेपी कर लेते हैं उससे, रजाई में लेकर के लेट जाते हैं, काफ़ी देर तक रहता है वाटर गर्म, जल्दी से वो रिलीज़ भी नहीं करता। और ये प्रॉपर्टी है कि जो मटेरियल जितनी देर से गर्म होगा वो उतनी देर से ठंडा होगा। तो वाटर को हीट दे रहे हैं, जितना टाइम हीट देने में लगा उतने टाइम। तो आ गई बात समझ में? अच्छा, अब ये जो है मोलर स्पेसिफिक हीट, ये जनरली हम गैस के लिए पढ़ते हैं, इसको हम गैस के लिए पढ़ते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है बच्चों, ये ना मोलर स्पेसिफिक हीट ये 2 होती है,
दो होती है। दो कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे वाटर का टेम्परेचर राइज अप करना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि उसको कुकर पे बंद करके ढक्कन बंद कर दूँ उसका, और हीट सप्लाई देना स्टार्ट कर दूँ, है। और एक तरीका ये है कि कुकर का ढक्कन उतार दूँ और फिर हीट सप्लाई करूँ। अब मुझे ये बताइए कौन सी कंडीशन में 1 डिग्री सेल्सियस राइज अप जल्दी हो जाएगा? जब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो इसलिए दो मोलर स्पेसिफिक, ये जो स्पेसिफिक हीट होती है ये दो तरह से अब सप्लाई की जाती है, समझ गए? एक, जब आपने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया तो आपने क्या किया? आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक तो ये हो गया सीवी, और एक हो गया प्रेशर। जब कुकर का ढक्कन आपने उतार दिया तो उसका प्रेशर कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया, जो बाहर का प्रेशर है उतना ही रहेगा। तो हीट कैपेसिटी कितनी हो गई? दो तरह की, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जब हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया तब तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और जब ढक्कन हटा दिया तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम बढ़ने दिया, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, वेपर बाहर आएगी, लिक्विड फैल जाएगी। ठीक है। अब सोच करके बताओ कि कौन सी ज़्यादा होगी? इसका अमाउंट ज़्यादा होगा या इसका अमाउंट ज़्यादा होगा? वॉल्यूम वाली का ज़्यादा होगा। क्योंकि ढक्कन लगा हुआ है ना, तो उसकी 1 डिग्री सेल्सियस राइज अप करने के लिए कौन सी कंडीशन में ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये वैल्यू बड़ी होती है, हमेशा ध्यान रखना, Cp इज ग्रेटर देन Cv, हमेशा ये ज़्यादा बनती है। क्योंकि हमने ढक्कन उतार दी, हम और हीट देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा इनका, बिल्कुल सेम, 1/m इंटू dq अपॉन dt, और इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, इज इक्वल टू 1/m dq अपॉन dt। बस फर्क इस बात का आएगा कि इसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है, तो और हीट जब सप्लाई कर रहे हैं जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ पर हम ऐसे करके दिखा देंगे। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया यहाँ पर, यहाँ भी दिखा देंगे। ये मतलब होता है इनका, डेफिनेशन बिल्कुल वही रहेगी। हीट को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दैट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हीट which rise up the 1 डिग्री सेल्सियस of unit masses at constant volume। सेम डेफिनेशन उसकी हो जाएगी। ठीक है। अब मेयर्स फॉर्मूला करते हैं। तो ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये मेयर्स फॉर्मूला कहलाया जाता है। हाँ, ये एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। किस किस में रिलेशन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, और नॉर्मली हम Cp Cv बोलते हैं। आर ये गैस कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। तो कैसे ड्राइव करेंगे? तो हम एक गैस लेंगे, गैस सिस्टम लेंगे, और उसको दो तरह से गर्म करेंगे, उसको दो तरह से हीट सप्लाई करेंगे। नंबर 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर एट कांस्टेंट प्रेशर, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज कर लेंगे, और ये जो रिलेशन है ये प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक गैस सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास एक गैस सिस्टम हो गया। और इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर होगा, इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी भी होगी। हमने बाहर से इसमें कुछ हीट अप्लाई कर दी, सप्लाई कर दी, हीट दे दी इसी, जाओ। अब ये बता दो मैं ये क्या करेगी? ये हीट स्प्लिट हो जाएगी इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 सम वर्क कराएगी और उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट करेगी, चेंज करेगी उसकी इंटरनल एनर्जी को। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन पहले थ्योरी बनानी पड़ेगी। सपोज दैट वी हैव ए कंटेनर इन विच गैस इज फुलफिल ऑफ टेम्परेचर T, प्रेशर P, and we supply Q heat,
then according to first law of thermodynamics we written as d q is equal to, बोलो, हाँ, डी यू प्लस पी इंटू डी वी या डी डब्ल्यू, ये लिख सकते हैं हम। हाँ, ये लिख सकते हैं हम। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी कि हम इसको हीट दो तरह से देंगे, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक एट कांस्टेंट प्रेशर। मान लीजिए हमने इसका अभी फिलहाल वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो इसके ऊपर ढक्कन लगा दो, चलो अब इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ने देंगे हम। तो हीट कैसे दी है आपने, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क होगा। वर्क कब होता है, जब चेंज इन वॉल्यूम होता है, और हमने तो वॉल्यूम तो फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क भी नहीं होने का, तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डी क्यू वी इज इक्वल टू डी यू वी। इसको पहले खोल के दिखा सकते हैं आप, पी इंटू डी वी लिख सकते हो आप इसे, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डी वी, है ना। और नेक्स्ट लाइन में जीरो कर दोगे आप इसे, डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस जीरो, खत्म, है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पी इंटू डी वी, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। चेंज ही नहीं होने का, इसमें वॉल्यूम ही नहीं बढ़ने का इसका, तो वर्क भी नहीं होगा, तो सिर्फ ये रहेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे थे हमने, इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया। बट वी नो दैट, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे, बट वी नो दैट सी वी किसके बराबर होता है, अभी पढ़ा आपने, सी वी इज इक्वल टू 1/m इंटू डी क्यू अपॉन डी टी, ये होता है ना। वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी क्यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। और हम इसको प्रूफ कर रहे हैं फॉर 1 मोल और 1 यूनिट मास के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो यूनिट मास के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो इसको कितना कर देंगे हम, 1, एम को 1 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट लाइन में सी वी इज इक्वल टू डी यू, ये डी यू अपॉन डी टी अपॉन में वी, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब दोबारा से फिर हीट दो उसे, अब दोबारा से जब हम हीट देंगे तो हम किसको कांस्टेंट कर देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि ऊपर से क्या हटा देंगे, ये ढक्कन हटा देंगे। तो ये हमने ढक्कन हटा दिया, तो अब हीट सप्लाई करेंगे, और हीट सप्लाई करने से वर्क डन होगा। अब की बार जीरो नहीं करना, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया अब हमने। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दी हमने, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, इसको हम यहाँ पे, सॉरी इक्वेशन सेकंड, इसको याद रखेंगे। मैं इसे इधर करता हूँ, लो जी, वो यूज करना है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, यहाँ डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, सही तो है, हाँ वो लगाएंगे, अभी लगाएंगे, टी डब्ल्यू, ये कांस्टेंट प्रेशर कर दिया हमने, कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर, लो जी। तो डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डी यू
प्लस पी इंटू डी वी। पी इंटू डी वी लिख लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये तो खुद कांस्टेंट हो गया, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर ये टर्म जो लिखा है ये भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में इसको हम हटा सकते हैं, है ना। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया हमने, इसको हम हटा सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे। लिख रखा आपने, जैसे सी वी इज इक्वल टू ये लिखा था ना आपने 1/m/dq/dt, तो ऐसे ही लिखोगे सी पी, बिकॉज सी पी इज इक्वल टू 1/m/dq/dt। और यूनिट मास के लिए कर रहे हैं इसे, तो यूनिट मास के लिए इसको लिखेंगे हम सी पी इज इक्वल टू dq/dt। ठीक है। तो डी क्यू के प्लेस पे ये आ जाएगा सी पी डी वी, दोनों के डिनोमिनेटर में चला जाएगा यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से इसकी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए आप। डी क्यू की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ से, बताओ। डी क्यू कितना बन रहा है यहाँ से, सी पी इंटू डी टी। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी। ये टी से बटे में ले जाओ, सी पी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी प्लस पी इंटू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, डी वी अपॉन डी टी। और डी यू अपॉन डी टी किसके इक्वल है, सी वी के इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं सी वी प्लस, और P इंटू डी वी किस क्या है, P इंटू डी वी बच्चों R होता है। अब ये R कैसे होता है, R मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, सी पी और ये इधर आ जाएगा माइनस के सी वी और इज इक्वल टू R। ये मेयर्स फॉर्मूला प्रूफ हो गया। बट ये हमें यहाँ पे बताना रहेगा कि ये R के बराबर कैसे है। किसको बताओ आप कि R के बराबर कैसे, तभी तो आप R तो R बताते हैं हम कैसे इक्वल होता है। देखो वी नो गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। कांस्टेंट प्रेशर मानते हुए इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों वॉल्यूम को, और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और प्रेशर को क्या कर दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो जाएगा आपका P इंटू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू टी का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएट, टी का एक्स का कितना होता है डिफरेंशियल, एक्स का ओनली एक्स का डिफरेंशियल 1 नहीं होता क्या, डिफरेंशियल नहीं पढ़ा, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1, तो ये क्या है आर, पी इंटू टी वी, पी इंटू डी वी। तो इसके प्लेस पे आप आर लिखते हो, लेकिन यहाँ रीजन देना पड़ेगा कि आर कैसे आया है। ये मेयर्स फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है अब आपका।